चौहान आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ अपनी न्यू क्लास को लेकर के। आपको पता है कि मैं प्रयोगवाद का कुछ टॉपिक करा चुकी थी और उसमें मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। मैंने कहा था कि नई कविता को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, तो ये हमारा टॉपिक है नई कविता का। देखो फ्रेंड्स, नई कविता कहते हैं कि नई शब्द मतलब जो नई कविता थी उसका मतलब जो प्रारंभ था प्रयोगवाद के मतलब द्वितीय सप्तक के बाद से होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मतलब ये कैसे हो, जैसे 1951 के बाद 1953 54 के समथिंग नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ और जो नई कविता का विकास हुआ वो प्रयोगवाद के कालांतर मतलब उसके साथ ही लगभग हुआ था। बस तो प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती, मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि कब से नई कविता का लगभग प्रारंभ शुरू हुआ होगा। लगभग दोनों में परिवर्तन आता चला गया, तो वहीं से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। इस प्रकार ये दोनों ही काव्यधारा विकास की दो अवस्थाएं हैं। कुछ ऐसे लेखक थे जो प्रयोगवादी रहे लेकिन फिर बाद में वो नई कविता के प्रमुख बन गए। ऐसे ही मतलब ये दोनों ही काव्यधाराएं विकास की दो अवस्थाएं मानी जाती हैं। बताया जाता है कि 1943 से 1953 जो मैंने बताया था ना, 1943 से लेकर के 1953 ईस्वी तक की कविताओं को नवीन प्रयोग हुए, मतलब जो कविताएं लिखी वो नए नए प्रयोगों पर आधारित थी। नई कविता उन्हीं का परिणाम है, मतलब उन्हीं का परिणाम है कि सब लोगों ने नए प्रयोग से आधारित यथार्थवाद को लेकर के ही फिर से नई कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, 1943 से 53 तक की कविताओं को प्रयोगवादी एवं 53 के बाद की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी जा सकती है, मतलब दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि है ही। तो ये मान लिया गया है क्योंकि 1943 से लगभग 53 तक सब प्रयोगवाद हुआ था, मतलब प्रयोग ही हुए, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया, नए नए टॉपिक का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो क्लास शुरू की गई उसमें नई कविता का प्रयोग माना जाता है। इसी श्रेणी में देखो कह रहे हैं कि नई कविता मतलब जो नई कविता है, नई कविता की पहली विशेषता है कि जीवन के प्रति आस्था। जो नई कविता है उसकी पहली विशेषता थी कि उसने मानव जीवन के प्रति आस्था बनाए रखी थी। इन कविताओं में आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के नकारात्मक नहीं सकारात्मक स्वीकृत है। मतलब जो कविताएं, जो नई कविताएं लिखी गई, जो आज की कविता हैं उसमें क्षणवादी और लघु मानववादी जीवन मतलब जीवन जो दृष्टि मूल्य हैं, जीवन के दृष्टि मूल्य हैं और जीवन में जो मूल्य निर्धारित हैं उनका नकारात्मक मूल्य स्थापित नहीं किया गया, बल्कि सकारात्मकता को ज़्यादा दिखाया गया। नकारात्मकता नई कविता में नहीं के बराबर थी। नई कविता में जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा दिखाई देती है। नई कविता में जीवन को पूर्ण रूप से मतलब एक्सेप्ट करके और उसका उपभोग करना, मतलब उसमें जीने की ही लालसा को दिखाया गया है कि जीवन कितना सुंदर है, हमें मतलब कभी हार नहीं माननी चाहिए, ना ऐसे सारी चीज़ों को दिखाया गया है। अनुभूति की सच्चाई नई कविता में दिखाई देती है, जो अनुभूति की सच्चाई है वो नई कविताओं में दिखाई देती है। समाज की अनुभूति कवि की अनुभूति बनकर ही कविता में व्यक्त होती है, मतलब जो समाज में उस समय चल रहा था, समाज के व्यक्ति जो अनुभव कर रहे थे उसी चीज़ को कविताओं में भी दिखाया गया था। नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानती है और उस सत्य को पूरी हार्दिक और पूरी चेतना के साथ भोगने का समर्थन करती है। जो नई कविता है वो कहती है कि प्रत्येक क्षण सत्य है, मतलब जो हमारे जीवन में घट रहा है वो सत्य है और उसे पूरे हृदय के साथ, उसे हमें हृदय के साथ स्वीकार करना चाहिए और लगातार परिवर्तन की तरफ नज़र बनाए रखनी चाहिए। हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और अपने नए कार्यों की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अब देखो यानी कि नई कविता में जो जीवन मूल्य थे, मनुष्यों के जो जीवन मूल्य थे, मूल्यों को फिर से नए दृष्टिकोण से व्याख्या की गई है। मतलब कविता में जो जीवन मूल्य, नई कविता में जो जीवन मूल्य हैं उनकी मतलब दृष्टिकोण, उनका एक नए दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या की गई है, मतलब मनुष्य के जीवन को नए दृष्टि से ही देखा गया था। नई कविता में व्यंग रूप से पुराने मूल्यों को अस्वीकार किया गया है। नई कविता जो है उसमें व्यंग होते हैं, जो कटाक्ष होता है वो पुराने मूल्यों को अस्वीकार किया गया, मतलब जो हमारी परंपरावादी सोच थी वो नई कविता में नहीं होती है। नई कविता में हम यथार्थवादी सोच को रखते हैं, जो घट रहा होता है उसी को प्रमुख मानते हैं। लोक संपर्क नई कविता की खास विशेषता है। ठीक है, मतलब जो समाज में जो समय लोक में संसार में घट रहा था उसको दिखाना,
ठीक है, उनके प्रति सहानुभूति रखना, यही सब प्रमुख विशेषता मानी जाती है नई कविता की। वह सहज लोक जीवन के करीब पहुंचने का प्रयत्न करती है, मतलब साधारण जीवन की तरफ ज़्यादा दिखाते हैं, ना कि मतलब किसी भी बाहरी दिखावा को, यथार्थ मतलब सत्य है उसी को दिखाना, किसी भी बनावटीपन को ना दिखाना इस कविता का मतलब नई कविता का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कुल मिलाकर नई कविता में नवीनता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तित्व, क्षणवादित भोग एवं वासना, यथार्थवादिता, आधुनिक युगबोध, प्रणयानुभूति, लोक संस्कृति, नया शिल्प विधान आदि विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। नई कविता की ये सारी ही विशेषताएं प्रमुख मानी जाती हैं। ये सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं नई कविता की। क्या क्या? नवीनता है, बौद्धिकता है, अतिशय व्यक्तित्व है, क्षणवादिता है, भोग विलास वासना, यथार्थवाद है, और आधुनिक युगबोध है, प्रयाणभूत है, लोक संस्कृति है, नया शिल्प विधान है। इन सभी चीज़ों को नई कविता में ध्यान दिया गया था। अब देखते हैं प्रयोगवाद में नई कविता के प्रमुख कवि। मैंने प्रयोगवाद कराया था, कुछ कवियों की रचनाएं बता दी, बट सारे ही कवि नहीं हो पाए थे, क्योंकि हम नई कविता या प्रयोगवाद को अलग तो नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो कवि प्रमुख हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। बताया जा रहा है कि जो अज्ञेय हैं, सचिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञेय इसके प्रमुख माने जाते हैं, और इनका जन्म 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में मानी जाती है। गाँव कौन सा था? कसिया था, देवरिया जिले में। ठीक है, देवरिया कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो इनका जन्म कसिया में हुआ था, 1911 में हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनका जीवन यायावरी और क्रांतिकारी रहा। इनका जो जीवन था वो घुमक्कड़पन का अधिक रहा था, ठीक है, और क्रांतिकारी भी था। इन्होंने अपनी दो प्रमुख पत्रिकाएं दिनमान और प्रतीक कुशलतापूर्वक संपादन किया था। दो प्रमुख पत्रिकाएं इनकी मानी जाती हैं, दिनमान और प्रतीक, जिनका इन्होंने संपादन किया था। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक रूपाम्बरा इनके द्वारा संपादित काव्य संकलन है। मतलब तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और रूपाम्बरा इनके द्वारा संपादित काव्य संकलन माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हरिहास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभाव में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक छाया और असाध्य वीणा इत्यलम। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और भी हैं लेकिन ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो हमारे लेखक हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। देखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था 1919 में, जबकि अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में कसिया देवरिया में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश 1919 में हुआ था, और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला कांड भी हुआ था। प्रयोग में मतलब और 1919 ही हमारा छायावाद का भी काल माना जाता है, 1918 भी माना जाता है, 1919 भी मान लिया जाता है। माथुर में कहते हैं जो गिरिजा कुमार माथुर थे, इनमें प्रयोग और संवेदना का बहुत सुंदर सामंजस्य मिलता है। अगर पूछा जाता है कि प्रयोग और संवेदना का सुंदर सामंजस्य किसमें मिलता है, तो गिरिजा कुमार माथुर में मिलता है। कवि ने छंद मतलब जो गिरिजा कुमार माथुर थे, इन्होंने छंद, भाषा, बिंब, विधान आदि का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन और पृथ्वी कल्प कल्पांतर इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तार सप्तक में व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं, तो नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले में सामाजिक जीवन की अनुभूतियाँ और यथार्थ उभरते गए हैं। मतलब इनके द्वारा जो तार सप्तक में व्यक्तिगत अनुभूतियाँ तो हैं ही, साथ ही नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले और सामाजिक मतलब इसमें सामाजिक जीवन की अनुभूति को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे लेखक आते हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म 1917 में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर के कस्बे में हुआ था। मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है, मतलब इन्हें लेखन में बहुत अनुभव था, लेखन कार्य करना था, उसमें अनुभवी बहुत थे। जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज और सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। कह रहे हैं कि नई कविता को दृष्टि में लेने वाले अगर सबसे अग्रज माने जाएंगे तो वो कौन है? मुक्तिबोध ही माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ी विशेषता यही है कि लोक परिवेश से गहरी संपर्क तथा जनजीवन में विश्वास रखते थे। इनकी जितनी भी रचनाएं मिलती हैं वो लोक परिवेश से जुड़ी हुई होती हैं या जनजीवन मानव जीवन से ही संबंधित होती हैं। इनकी काव्य रचनाएं प्रमुख हैं जो वो दो हैं, चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक दूर, इनकी प्रमुख दो रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका भवानी प्रसाद मिश्र। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट लेखक हैं, इनके बारे में भी हमें मतलब जरूरी ही है जानना। मतलब भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में हुआ था।
एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन से हमने लेखक पढ़े? अज्ञे, जिनका जन्म 1911 में हुआ था। उसके बाद कौन से पढ़े बताओ? अच्छा, माथुर थे। कौन थे? ठीक, कोई बात नहीं, फिर से आप एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग और देखना कि कौन से हमने बताए थे। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में 1985 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि अज्ञे की मृत्यु 1987 में हुई थी, है ना, इनकी 1985 में हुई। ये सहज संवेदना के कवि हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र सहज संवेदना के कवि हैं। कवि की संवेदना कहीं तो सूक्ष्म और आत्मगत है तो कहीं बहुत प्रत्यक्ष है। मतलब इनकी जो संवेदनाएं हैं कविता के प्रति, मानव के प्रति, वो कहीं तो बहुत सूक्ष्म है, कहीं आत्मगत हैं, व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं और कहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये प्रमुख लेखक हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में हुआ, जबकि अज्ञे का जन्म भी 1911 में ही हुआ था और शमशेर बहादुर का जन्म भी 1911 में हुआ, देहरादून में, जो कि आज उत्तराखंड में है। ठीक है, ये व्यक्तिवादी रूमानी कवि हैं। पूछा जाता है कि व्यक्तिवादी रूमानी कवि कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? शमशेर बहादुर रूमानी कवि हैं। उनकी अधिकांश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम है, ये प्रमुख है। पूछा जाता है कि कुंठित प्रेम किसकी कविताओं में मिलता है? तो शमशेर बहादुर की कविताओं में कुंठित प्रेम को दिखाया गया है। इनकी रचनाएं हैं, मतलब इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो दूसरा सप्तक में संकलित हैं, क्योंकि ये दूसरे सप्तक के ही कवि हैं, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो दूसरा सप्तक में संकलित हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं, और उदिता। उदिता इनकी बहुत मतलब प्रमुख रचना मानी जाती है, ध्यान रखना है। चलो, तो हमारा टॉपिक यहीं तक था और ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर से हम उपस्थित होंगे किसी नई क्लास के साथ में।